आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारियाँ अच्छी चल रही होगी। अ, देखिए मैंने एमसीक्यू आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है एक, थोड़ा-सा इसमें काफ़ी मेहनत तो बहुत लगती है क्योंकि बहुत सारा एमसीक्यू आप लोगों के पास ऑलरेडी जो बुक्स में है उससे थोड़ा-सा मुझे डिफरेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है जिससे कि हम मेरे मेरा प्रयास इसमें ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल पार्ट है वो उसमें हम कवर करते जाएँ और कांसेप्चुअल जो पार्ट है वो हम उसमें देखते जाएँ कि वो हमारा कवर अप हो रहा है। अभी कुछ और जुड़े थे वो कहाँ चले गए थे इसमें? डिस्कनेक्ट हो गए या क्या हुआ? आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, अच्छा, चलिए। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने और आपके पास में कुछ क्वेश्चन्स आते रहेंगे। आप उनको देखते रहें, आप उनको सॉल्व करते रहें। जस्ट एक ये मानिए आप इसको कि आधे घंटे, पौन घंटे के लिए आप लोगों के लिए जो आप रूटीन में अपनी तैयारी कर रहे हैं, उससे थोड़ा-सा हट के आप लोगों के लिए ये एक प्रैक्टिस सेट है। तो आप अपना असेसमेंट उसके बेस पे करते रहिए। मैं साथ ही साथ में क्वेश्चन्स के बाद में आंसर भी आपको दे दूँगा। आप अपना असेसमेंट करिए कि ए सही है, बी सही है, क्या चीज़ है। ठीक है? तो मैं शेयर करता हूँ आपके सामने स्क्रीन और कुछ 20 क्वेश्चंस के आसपास मैंने बनाए हैं जो कि आपका अ, आज जो पार्ट है वो इसमें कवर अप हो रहा है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट में आपका कंज्यूमर बिहेवियर कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कंपनसेटेड डिमांड कर्व ऑर्डिनरी डिमांड कर्व डिमांड एंड सप्लाई कर्व मार्केट और फिर कमोडिटी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट जी, लगभग-लगभग थोड़ा बहुत इसमें कवर अप हो जाएगा और नेक्स्ट तक मैं इसको पूरा माइक्रो को कवर अप कर दूँगा। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, संगीता जी आप इसको वन बाय वन देखते जाइए और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती, कुछ चीज़ पूछनी हो तो आप उसको वहीं पे कमेंट करिए, है ना? हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मैं क्वेश्चन रीड करूँगा, हिंदी में भी बताऊँगा आपको, इंग्लिश में भी पढ़ूँगा, ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। फ्रीनेस तो इसका मतलब नहीं होता है, माइज़रनेस भी नहीं होता है, प्लेंटी भी नहीं होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है स्कार्स यानी कि संसाधन सीमित हैं। तो सीमितता का मतलब होता है इकोनॉमी, ये आप ध्यान रखिए। हेलो? उसका क्या हुआ वो पूछ रहा था मैं तो सीएसपीसी। अरे! ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इकोनॉमी का मतलब है स्कैर्स रिसोर्सेज से मतलब है यहाँ पे, ठीक है? आई थिंक ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ मैंने सिंपल बनाए, कुछ टिपिकल हैं, कुछ कांसेप्चुअल हैं। तो आप इसको वन बाय वन देखते जाइए। हाँ, बोलो। ठीक, ठीक। तो स्कैर्स रिसोर्सेज का मतलब है देखिए अब नेक्स्ट है आपका मार्केट से क्या मतलब है? क्या मार्केट का अर्थ ये है कि एक मीटिंग प्लेस होना ज़रूरी है बायर और सेलर के बीच में, जहाँ पे बायर सेलर मिलते हैं या फिर मीटिंग प्लेस होना ज़रूरी नहीं है बायर और सेलर के बीच में, लेकिन बायर और सेलर होना ज़रूरी है। पूरे देश में फैला हुआ होता है या फिर पूरे सिटी में फैला हुआ होता है। इसमें से आपके हिसाब से क्या मार्केट की डेफिनिशन होगी? बताएँ संगीता जी? आप ही हैं और तो कोई है नहीं अभी। जी, बिल्कुल बायर और सेलर होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि उनके लिए एक मीटिंग प्लेस हो, है ना? क्योंकि आजकल ऑनलाइन जैसे अभी अपन भी हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कोई मीटिंग प्लेस नहीं है, बस बायर एंड सेलर है, ठीक है? खरीदने वाला और बेचने वाला, ठीक है?
तो लेने वाला और देने वाला होना चाहिए, बाकी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखिए इसमें। कुछ लोग इसमें अभी भी कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, उनको जो डेफ़िनेशन बताई जाती है कि एक मीटिंग प्लेस होना ज़रूरी है बायर सेलर के बीच में। ठीक है, तो वो ज़रूरत नहीं है इसमें, ये ध्यान रखिए। इसी कांसेप्ट को लेते हुए मैंने इसको लिया। नेक्स्ट देखिए नॉट नेसेसरी मीटिंग प्लेस बट बायर एंड सेलर। पब्लिक फाइनेंस के अंदर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? नॉर्मेटिव और पॉजिटिव तो पता है, पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब होता है व्हाट इज़ एंड नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो इनमें से कौन-सा स्टेटमेंट आपका नॉर्मेटिव लग रहा है आपको? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, फेयरनेस ऑफ टैक्स, इफेक्ट ऑफ टैक्स एंड ऑल द अबव। क्या लग रहा है संगीता जी? क्यों दिखता क्यों नहीं? अच्छा, ये बिल्कुल आप किस में मोबाइल पे हो या किस पे हो? अच्छा, आप मोबाइल पे है, तो मैं बताता हूँ आपको कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब, नॉर्मेटिव का मतलब तो पता है ना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है व्हाट इज़, नॉर्मेटिव व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कि टैक्स का एक तो इफेक्ट होता है ना? प्रभाव होता है टैक्स का, है ना? क्या प्रभाव पड़ रहा है टैक्स का? और एक इंसिडेंस उसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना? कौन प्रभावित हो रहा है? कंज्यूमर प्रभावित हो रहा है या सेलर प्रभावित हो रहा है, इंसिडेंस। इफेक्ट उसका किसके ऊपर है, क्या इफेक्ट आ रहा है टैक्स का? टैक्स बढ़ने से हमारी इनकम कंजम्पशन कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है ना? और फेयरनेस ऑफ टैक्स, फेयरनेस यानी कि टैक्स साफ-सुथरा होना चाहिए, मतलब कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े, होना चाहिए, तो फेयरनेस ऑफ टैक्स एंड ऑल द अबव। इसमें हम कहेंगे नॉर्मेटिव यानी कि होना चाहिए, तो फेयर होना चाहिए टैक्स। टैक्स सिस्टम फेयर होना चाहिए, मतलब कि इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए टैक्स कि जो पेयर हैं, बायर हैं, जो पे करने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़े, तो फेयर टैक्स होना चाहिए। फेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे प्राइस फेयर होने का मतलब है कि प्राइस ना तो ज़्यादा ना कम, फेयर प्राइस, है ना? तो वैसे ही टैक्स भी आपका होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पब्लिक फाइनेंस के अनुसार एक्सप्लेन करती हैं कि टैक्स कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो जब भी आपके पास नॉर्मेटिव या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें आएगी, तो उसमें यही है, जो है वो अगर कहा गया है तो व्हाट इज़ यानी कि तो कोई स्टेटमेंट दे दिया, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या नॉर्मेटिव, तो आपको बताना पड़ेगा ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो फेयरनेस ऑफ टैक्स आपका होगा। नेक्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ के साथ डील करती है? क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ डील करती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के साथ डील करती है, दोनों के साथ करती है या किसी के साथ भी नहीं करती? माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हैं, तो इसमें आप पढ़ते हैं स्टैटिक सिचुएशन, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं हम इसके अंदर, है ना? एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुँचे, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, फिर वहाँ से यहाँ पहुँच गया। उसके साथ-साथ ये कौन-सी इकोनॉमिक्स की बात करती है? पॉजिटिव, नॉर्मेटिव या दोनों या कोई नहीं? नहीं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात नहीं करती। माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी ये नहीं कहती कि ऐसा होना चाहिए, है ना? ये केवल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करती है, ये ध्यान रखिए आप। व्हाट इज़, जैसे कि ये डिमांड और सप्लाई हमें मिल रही है, ये प्राइस है, व्हाट इज़, और ये इसके ऊपर डिमांड हो रही है, ठीक है? अब ये कोई भी मार्केट हो उसके अंदर ये ऐसे ही करेगा। जैसे कि ऐसा नहीं कि सपोज़ सिगरेट की प्राइस बढ़ गई, है ना? तो वैसे तो नहीं सिगरेट की प्राइस कम हो गई, वैसे तो नहीं होनी चाहिए कम, लेकिन ये तो बात कर रहा है ना, हो ज तो क्या है उसी की बात कर रहा है। क्या होना चाहिए ये नहीं बात करेगा। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा ये बताएगा आपको कि ये इतना टैक्स रेट है तो इतना इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा बस। टैक्स कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ना? वो एथिकल पॉइंट्स है आपका नॉर्मेटिव के अंदर। जैसे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज़ व्हेन प्राइस ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ राइज़ेस, दोनों ही सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की भी, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुओं की और पूरक वस्तुओं की, दोनों की प्राइस बढ़ जाए। व्हेन प्राइस ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कमोडिटी एक्ट, कोई एक वस्तु है एक्स है
उस वस्तु की सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की भी प्राइस बढ़ जाए और उस वस्तु की पूरक वस्तु की भी प्राइस बढ़ जाए, तो डिमांड फॉर एक्स क्या होगी? ये क्वेश्चन यूँ है कि एक वस्तु एक्स है, उस वस्तु की एक प्रतिस्थापन वस्तु है, उसकी भी प्राइस बढ़ गई। तो प्रतिस्थापन वस्तु की प्राइस बढ़ने पर क्या होगा? एक्स वस्तु की डिमांड क्या होगी बताइए? अगर प्रतिस्थापन वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, बिल्कुल सही। इसी प्रकार जो उसकी पूरक वस्तु है एक्स वस्तु की, उस पूरक वस्तु की भी प्राइस बढ़ गई। कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर एक वस्तु की पूरक और प्रतिस्थापन दोनों वस्तुओं की प्राइस बढ़ गई, तो उसकी डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अनचेंज रहेगी, क्या गिर जाएगी या बढ़ जाएगी या ऑल द अबव क्या होगा? हुँ? ऑल द अबव। ऑल द अबव इसलिए होगा क्योंकि अभी आपने देखा ना एक चीज़ में तो बढ़ रही थी, एक में घट रही थी। जब अपन ये देख रहे हैं कि एक से बढ़ रही हैं और एक से घट रही हैं, तो आप आंसर एक पे नहीं दे सकते पहली बात तो, है ना? ये अभी आप समझ तो सही गए थे, लेकिन आपने आंसर गलत दे दिया। प्रतिस्थापन वस्तु की प्राइस बढ़ने पर एक्स वस्तु की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन उसी वस्तु पूरक वस्तु की प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटेगी, ठीक है? इसलिए हम कहेंगे कि ये डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये जो प्राइस बढ़ी है, घटी है, वो किस बात के ऊपर निर्भर करेगी? ये ऑल द अबव है और ये इस बात पर निर्भर करेगी कि कौन-सी वाला ज़्यादा प्रभावी है। कौन ज़्यादा प्रभावी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हो और अपरिवर्तित भी रह सकती है माँग। अगर दोनों का इफ़ेक्ट बराबर आ रहा है, तो इसकी माँग अप्रभावित रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। अगर पहले वाला केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो राइज़ होगी और दूसरे वाला केस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो फॉल होगी, टोटल डिमांड। ठीक है? ये इसलिए ऑल द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सप्लाई कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड ध्यान दीजिएगा, डिमांड कर्व नहीं, डिमांड कर्व तो हमेशा जनरली नेगेटिवली स्लॉप्ड ही होता है। लेकिन अगर सप्लाई कर्व आपका नेगेटिवली स्लॉप्ड हो जाए और ज़्यादा स्टीपर हो, स्टीपर का मतलब लेस इलास्टिक हो डिमांड कर्व की तुलना में। बना के देख लीजिए, आप ड्रॉ करिए। ये डिमांड कर्व की तुलना में ये ज़्यादा लेस इलास्टिक है और ज़्यादा ढाल वाला है, स्टीपर है, ढाल ज़्यादा है, इलास्टिसिटी इसकी कम है। तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा आपका? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, आप कह नहीं सकते या फिर नन ऑफ द अबव। और कोई जुड़े क्या अपने साथ अभी? ठीक है, आप बताएँ इसको। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है ये आपका दिमाग चलाने वाला। अगर सप्लाई कर्व नेगेटिवली स्लॉप्ड हो जाए और डिमांड कर्व की तुलना में ज़्यादा स्टीप है, तो आप हाँ? हाँ, डिमांड का ज़्यादा नहीं, लोचदार नहीं, बेलोचदार है अगर। सप्लाई कर्व बेलोचदार है, डिमांड कर्व लोचदार है। उस केस में इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, आप कह नहीं सकते और नन ऑफ द अबव क्या होगा बताइए? देखिए, हमेशा इस प्रकार के हो सकता है आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम और क्योंकि इक्विलिब्रियम वर्ड जो लिखा होता है सिलेबस में, उसमें आपको यही पढ़ना होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। इसमें आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसमें 2 स्थितियाँ बनती हैं। अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की 3-4 स्थितियाँ हैं अलग-अलग, आप अलग-अलग स्थितियाँ नोट कर लीजिए। डिमांड कर्व जनरली नेगेटिवली स्लॉप्ड होता है, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लॉप्ड होता है। ठीक है? अब सप्लाई कर्व बताइए कि कब उसकी इलास्टिसिटी कैसे डिसाइड होती है? सप्लाई कर्व अगर ओरिजिन से जा रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? इक्वल टू 1। अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो क्या होगा? नहीं, अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो इलास्टिक होगा ग्रेटर देन 1।
इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, ढाल कम होगा। ढाल और इलास्टिसिटी अपोज़िट होता है। और अगर एक्स एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है सप्लाई कर्व, तो लेस देन, ठीक है? ये सप्लाई कर्व का ढाल होता है। बाकी डिमांड कर्व का तो आपको पता ही है। अब अब अगर हम ये कहा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा अलग है। वो ये कह रहा है कि डिमांड कर्व तो नेगेटिवली स्लॉप्ड है ही है, लेकिन सप्लाई कर्व भी नेगेटिवली स्लॉप्ड है और उससे ज़्यादा ढाल वाला है, यानी कि इलास्टिसिटी उसकी कम है। ठीक है? तो आप ये देखिए इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिवली स्लॉप सप्लाई कर्व बना दीजिए जो कि डिमांड कर्व से ज़्यादा ढाल वाला हो या फिर कम इलास्टिक हो। उस केस में अगर आप इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाली प्राइस के ऊपर जाते हैं, तो उस प्राइस के ऊपर आपकी सप्लाई डिमांड की तुलना में क्या होगी? डिमांड की तुलना में सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस क्या होनी चाहिए? हो जाएगी बताइए? कम हो जाएगी, इसलिए हम वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएँगे। इसका मतलब कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है? अब दूसरी स्थिति बनाइए अभी आप, वापस आप डिमांड कर्व भी नेगेटिवली स्लोप बनाइए, लेकिन इस बार सप्लाई कर्व इलास्टिक बनाइए डिमांड कर्व की तुलना में। अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम से ऊपर जाते हैं, तो वहां पर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, तो प्राइस और बढ़ती जाएगी। इसलिए इस कंडीशन में व्हेन सप्लाई कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड बट इलास्टिक देन डिमांड कर्व, द इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारा कैसा होगा? स्टेबल, और दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई उसमें अनस्टेबल। ठीक है? आगे समझ में? ये किसी भी इक्विलिब्रियम को स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी देखने का तरीका होता है। तो यहाँ आपका आंसर हुआ स्टेबल, और दूसरा भी मैंने केस बता दिया जिसके अंदर होगा अनस्टेबल। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है, ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा बताइए? सप्लाई कर्व जनरली पॉजिटिवली स्लॉप होता है, ऊपर की अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा बताइए? देखिए एक तो लिखा लिखा है शिफ्ट लेफ्टवर्ड, यानी कि अपवर्ड, है ना? सप्लाई इंक्रीज होगी या सप्लाई एक्सपांड होगी या नो चेंज इन सप्लाई, क्या होगा बताइए? सप्लाई में वृद्धि होगी या सप्लाई में एक्सपांड होना, मतलब जानते हैं ना एक ही सप्लाई कर्व पे आगे पीछे। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो एक्सपेंशन तो होएगा ही नहीं। एक्सपेंशन तो तब होता है जब प्राइस चेंज होती है ना? कीमत चेंज हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हुई है तो सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व कोइंसाइड, अगर मार्केट डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए, यानी एक के ऊपर एक आ जाए, अलग ही स्पेशल क्वेश्चन नहीं है कि अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाए, अलग अलग नहीं रहे, तब क्या होगा? क्या इक्विलिब्रियम होगा? तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम होगा। और उस इक्विलिब्रियम को हम कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? यहाँ पे चार चीजें दे रखी, अनस्टेबल, स्टेबल, न्यूट्रल और मेटास्टेबल या नन ऑफ द अबव। तो आप इसमें ध्यान रखिए, स्पेशल कंडीशन है जब डिमांड और सप्लाई का एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम को हम ना तो स्टेबल कहते हैं ना अनस्टेबल कहते हैं। वो इक्विलिब्रियम कौन सा क्या कहलाता है आपका? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, या फिर उसको मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है? ये सब आपके नॉलेज के लिए है, कभी कभार आ जाए तो। क्वेश्चंस को बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो न्यूट्रल एंड मेटास्टेबल कब होगा? जब कोई भी दो कर्व एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो वो इक्विलिब्रियम आपका न्यूट्रल या फिर मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मार्केट रिजल्ट्स इन प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग, द प्राइसेस आर सेट रेस्पेक्टिवली एंड इक्विलिब्रियम प्राइसेस आर। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है मार्केट के अंदर, आप जानते होंगे मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैसे करती है और क्यों करती है बताइए? बाजार में कीमतें जो बाजार तय करता है, वो कैसे तय करता है? मांग और पूर्ति के नियम से।
आपसी जो फोर्सेस है डिमांड और सप्लाई के, उन फोर्सेस के बेस पर बाजार कीमतें तय करता है। लेकिन जब हम अपने रियल व्यावहारिक रूप से देखते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि गवर्नमेंट कभी भी मार्केट की जो प्राइस है, उसमें कुछ केसेस के अंदर वहाँ पे उनको कंट्रोल करने जा का कोशिश करती है। कब करती है? 2 केसेस हमारे पास इसमें आते हैं। एक केस तो आता है एग्रो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में। वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है बताइए? नहीं, 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 नहीं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, वो क्या होती है? क्या वो मार्केट की प्राइस होती है? तो क्या होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है, कम होती है? ज़्यादा होती है, वेरी गुड। तो उसे हम उस प्राइस को हम कहते हैं प्राइस फ्लोर। क्या बोलते हैं उस प्राइस को? प्राइस फ्लोर। फ्लोर होता है ना अपने घर में जहाँ आप अभी बैठे हैं उसको फ्लोर कहते हैं और आपके घर के ऊपर जो है उसको सीलिंग कहते हैं, जहाँ सीलिंग फैन लगा हुआ है। ये तो 2 प्राइसेज़ और होती हैं इकोनॉमिक्स में, एक तो होती है प्राइस फ्लोर और एक होती है प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोर वो प्राइस होती है जिससे नीचे प्राइस नहीं जा सकती, ठीक है? लेकिन मज़े की बात क्या है कि प्राइस फ्लोर जो होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा उससे नीचे होती है, जैसा अभी आपने मुझे बताया। पता लगा आपको? इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस निश्चित करती हैं, इसलिए प्राइस फ्लोर हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होती है। हाँ, हितेश? बोलो, बोलो। चल रही है ना? तो यार ये संगीता दी जो जुड़े हुए हैं मेरे से, तुम्हारे क्यों नहीं जुड़ पा रहा? वापस एक बार कनेक्ट करता हूँ, रुको। जी मैडम, आप अकेले ही कैसे जुड़े हैं? बाकी दूसरे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? हाँ, ये शायद कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। एक बार वापस मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना? अब जुड़ गए हैं। अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। तो आप क्यों नहीं जुड़ पाए थे? बीच में क्या हो गया था? संगीता जी ने सबको म्यूट कर दिया था क्या? यार संगीता जी जुड़े हुए थे, हम मुझे तो लगा आप लोग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखे। चलिए मैं वापस चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने और संगीता जी ने 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप लोग भी इनको सॉल्व करिए वन बाय वन, फिर हम देखते हैं, है ना? मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आपसे। वापस डिस्कनेक्ट हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन ये है हमारा इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब आपके पास 4 ऑप्शन है, फ्री होना, माइज़र होना, प्लेंटी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा होना, प्लेंटी का मतलब बहुत ज़्यादा, माइज़र यानी कंजूसी, फ्री यानी कि फ्रीनेस मतलब सब चीज़ फ्री मुफ्त में और स्केर यानी कि आप जानते ही हैं, ठीक है? संसाधन सीमित होना। तो इनमें से इकोनॉमी आपके लिए आपके हिसाब से क्या होगा इकोनॉमी का मतलब? स्केर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मार्केट हम किसे कहेंगे? क्या बायर और सेलर के लिए मीटिंग प्लेस जो होता है वो मार्केट कहलाता है या फिर मीटिंग प्लेस होना ज़रूरी नहीं है, केवल बायर एंड सेलर होना ज़रूरी है, केवल एक कंट्री में होता है और केवल एक सिटी में होता है? क्या होगा इसका आंसर? मार्केट बायर सेलर होना चाहिए, एक मीटिंग प्लेस की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, नॉट नेसेसरी मीटिंग प्लेस बट ओनली बायर एंड सेलर जैसे कि अभी आप आजकल आप लोग केवल ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं। उसमें क्या है कोई मीटिंग प्लेस नहीं है, आपका क्या है केवल बायर एंड सेलर है, ठीक है? नेसेसरली a मीटिंग प्लेस बट बायर एंड सेलर ये भी नहीं। तो फर्स्ट आपका आंसर हुआ इसमें बी आंसर है, नॉट नेसेसरली a मीटिंग प्लेस।
इन पब्लिक फाइनेंस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बताती है? आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इफेक्ट ऑफ टैक्स, फेयरनेस ऑफ टैक्स एंड ऑल द अबव। इनमें से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का स्टेट क्या चीज़ है? नॉर्मेटिव यानी कि क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या व्हाट ऑट टू बी यानी कि क्या होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। क्या होगा हितेश बताइए? इफेक्ट ऑफ टैक्स, हाँ, फेयरनेस ऑफ टैक्स आपका होता है नॉर्मेटिव, इफेक्ट ऑफ टैक्स तो होता है आपका, इफेक्ट ऑफ टैक्स किससे रिलेटेड है? हुँ, फेयरनेस ऑफ टैक्स हम कहेंगे यहाँ पे कि नॉर्मेटिव यानी कि जो आपने सिद्धांत पढ़े होंगे ना, किसके सिद्धांत पढ़ रहे हैं टैक्स के आप बताइए? फेयरनेस का सिद्धांत किनका है? भूल गए आप पब्लिक फाइनेंस? अरे यार! बहुत अच्छा सिद्धांत है तो। कर ऐसा होना चाहिए जिसका कि बर्डन ज़्यादा नहीं पड़े उसके ऊपर, है ना? फेयर होना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है ना? बर्डन किसके ऊपर पड़ किसके पढ़ रखे हैं आपने? ध्यान देना नहीं तो वापस ढूँढ के पढ़ना उसको फेयर सब चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। चलिए, आगे देखिए इसको नोट कर लीजिए, आप ढूँढ ढूँढ लीजिएगा उसको। हाँ? हाँ, एरर नेक्स्ट देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है? क्या पॉजिटिव या नॉर्मेटिव या दोनों? माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर एक कमोडिटी है एक्स कमोडिटी, उस कमोडिटी की जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, दोनों की प्राइस बढ़ जाती है। एक कमोडिटी एक्स है, उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी में प्रतिस्थापन वस्तु की भी कीमत बढ़ जाए और उसकी पूरक वस्तु की भी कीमत बढ़ जाए, तो एक्स वस्तु की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी या अनचेंज मीन अपरिवर्तित रहेगी? बताइए। देखिए, इसमें ये होगा कि अगर सब्स्टिट्यूट वस्तु की कीमत बढ़ती है, एक्स वस्तु की प्रतिस्थापन, तो एक्स की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन एक्स वस्तु की पूरक वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो एक्स की डिमांड घट जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे एक जगह बढ़ रही है, एक जगह घट रही है। तो फिर क्या होगा? ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, अपरिवर्तित भी रह सकती है, डिपेंड करेगा इन दोनों फोर्सेस के ऊपर। दोनों में से कौन ज़्यादा इफेक्टिव है? अगर दोनों बराबर हैं, तो अनचेंज रहेगी। अगर एक ज़्यादा इफेक्टिव है फर्स्ट वाला केस तो बढ़ेगी और सेकंड वाला केस ज़्यादा इफेक्टिव है, पूरक वस्तु ज़्यादा इफेक्टिव है, तो घटेगी। ठीक है? तो कौन-सी वस्तु इसके अंदर ज़्यादा अपनी इफेक्टिवनेस रखती हैं, उसके बेस पे ये निर्धारित होगा। इसलिए आंसर आपका होगा ऑल द अबव। आ गया हितेश? हाँ, अभी अपने साथ कौन-कौन जुड़े हुए हैं और? एक बार आप नाम बता दें, ताकि मैं एक-एक क्वेश्चन अपने हिसाब से उनको सही से हुँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब चंद्रशेखर जी अगला क्वेश्चन आपके लिए। चंद्रशेखर जी बताइए, इफ सप्लाई कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, अगर सप्लाई कर्व आपका नेगेटिवली स्लोप्ड है, लेकिन उसका जो ढाल है वो डिमांड कर्व की तुलना में ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? देखिए, ये आपका एक स्पेशल क्वेश्चन है, वैसे सप्लाई कर्व का कभी नेगेटिवली स्लोप नहीं होता है। लेकिन अगर सप्लाई का नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाए,
और वो ज़्यादा ढाल वाला हो डिमांड कर्व की तुलना में। एक तो आप जानते हैं कि सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी कैसे मेज़र की जाती है, बहुत सिंपल सा केस है। अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से जा रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी बताइए? मूल बिंदु से गुजरते हुए हाँ? बताइए मोनिका जी बताइए? हुँ, चित्रा जी बताइए? इकाई के बराबर होगा। अगर वो वाई एक्सिस को कट करता है तो इलास्टिसिटी कितनी होगी? इकाई से अधिक और एक्स एक्सिस को कट करता है तो इकाई से कम यानी कि इनएलास्टिक, ठीक है? इलास्टिक इनएलास्टिक। अब दूसरा एक और चीज़ है इसमें इलास्टिक इनएलास्टिक हमेशा उसके ढाल से अपोज़िट होता है। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ये जैन साहब क्वेश्चन आपके लिए है ना? ये डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लॉप्ड है लेकिन सप्लाई कर्व उससे ज़्यादा ढाल वाला है, यानी कि कम इलास्टिक है, लेस इलास्टिक। उस केस में आपकी जो इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या फिर और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी इसको बताने के लिए या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर आप इस प्रकार का सप्लाई कर्व बनाते हैं जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड हो और डिमांड कर्व की तुलना में ज़्यादा ढाल वाला हो, तब क्या होगा कि आप अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर की तरफ प्राइस पे जाते हैं, इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस लेते हैं, तो उस प्राइस के ऊपर आप देखेंगे कि आपकी सप्लाई डिमांड की तुलना में क्या है? ज़्यादा है। दिख रहा है आपको? ड्रॉ कर पा रहे हैं आप लोग? अगर आप एक स्टीप डिमांड सप्लाई कर्व बनाइए जिसका कि स्लोप सप्लाई कर्व का भी नेगेटिव है लेकिन डिमांड कर्व की तुलना में उसका ढाल ज़्यादा बनाइए, इनएलास्टिक बनाइए, तो आप देखेंगे कि अधिक प्राइस के ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर प्राइस, हायर प्राइस के ऊपर सप्लाई डिमांड की तुलना में ज़्यादा है। अगर सप्लाई डिमांड की तुलना में ज़्यादा है, तो प्राइस क्या होगी? कम होगी और वो इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस कंडीशन में जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उस कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम आपका कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा जैन साहब? ये जैन साहब आपके लिए था क्वेश्चन। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन मैं अगला चित्रा जी आपके लिए है कि अगर इसी के अंदर सप्लाई कर्व नेगेटिवली स्लॉप्ड हो, लेकिन सप्लाई कर्व डिमांड कर्व की तुलना में इलास्टिक हो, तब इक्विलिब्रियम कैसा होगा बताइए? स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? चित्रा जी आप कनेक्ट हैं जो डिस्कनेक्ट हो गए? सुनाई नहीं दे रहा है? चलिए अब अगला कोई कौन है? पुनीत जी हैं क्या? मोहम्मद जी? क्या सब डिस्कनेक्ट हो गए क्या वापस? हाँ, ये अनस्टेबल होगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ अगर ये नेगेटिवली स्लॉप्ड सप्लाई कर्व है, उस केस में आपकी सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। ठीक है? ये आपने अगर कॉबवेब पढ़ा होगा तो उसके अंदर आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर सप्लाई कर्व अगर सप्लाई कर्व का जो प्रोड्यूसर का है अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है तो हितेश ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है तो सप्लाई कर्व शिफ्टेड लेफ्टवर्ड होगा सप्लाई कर्व इंक्रीज होगा सप्लाई एक्सपांड होगी या नो चेंज अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है ये नॉर्मल सप्लाई कर्व है नेगेटिव तो इंक्रीज इन सप्लाई है ना ये आपका क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होता है तो हम कहेंगे सप्लाई एक्सपांड होगी। लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है इसलिए शिफ्टिंग होगा इसलिए सप्लाई का आपका इंक्रीज होगा या फिर अगर यहाँ लिखा होता शिफ्ट राइटवर्ड तो आपका सही होता। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप में से और कौन है अभी जुड़े हुए?
सुरेश जी हैं क्या? मोहम्मद इकबाल जी हैं? चलिए ओम जी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हुँ? लोगों को दिक कोई बात नहीं। और कौन जुड़ा है? पुनीत जी कहाँ से जुड़े हैं और? हलवाड़ा के बताएँ पुनीत जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? नेटवर्क इश्यू दिखता है क्या? हाँ, चलिए ये एक अलग सा क्वेश्चन है देखिए। इसमें क्या हो रहा है, इफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कर्व कोइंसाइड यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक जैसे ही हैं, एक के ऊपर एक सप्लाई का डिमांड कर्व दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम आपका कैसा होगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा, मेटास्टेबल होगा या फिर नन ऑफ द अबव होगा? इसमें ये ध्यान रखिए इसके अंदर इक्विलिब्रियम आपका न्यूट्रल होता है जिसको हम मेटास्टेबल कहते हैं। स्टेबल भी नहीं कहते हैं, अनस्टेबल भी नहीं कहते हैं। ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसा विशेष परिस्थितियों में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल एंड मेटास्टेबल। हाँ, अब आप में से कौन जुड़ा हुआ है? चित्रा जी आप सुन पा रहे हैं? चित्रा मैडम आप तो उदयपुर से ही है ना? नहीं सुन पा रहे? ये तो उदयपुर से तो है। चलिए और जो भी हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा आप लोगों के लिए जानकारी के लिए भी है अच्छा क्वेश्चन। हम ये जानते हैं कि कीमत का निर्धारण बाजार की परस्पर डिमांड और सप्लाई की जो स्थितियां हैं उससे निर्धारित होता है। कीमत का निर्धारण की मांग और पूर्ति से होता है। अब मांग और पूर्ति में जब कीमत का निर्धारण होता है, तब भी हम 2 स्थितियाँ देखते हैं, कुछ विशेष स्थितियाँ, जब गवर्नमेंट को बाजार के ऊपर अपना कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस किस प्रकार से करती है? 2 ढंग से करती है। कुछ केसेस में तो गवर्नमेंट इस प्रकार से इंटरवीन करती है, उसे लगता है कि यार मार्केट में प्राइस जो मार्केट फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस से जो प्राइस निर्धारित होगी, माँग और पूर्ति से, वो जो प्राइस है वो निर्धारित होगी, वो उससे ज़्यादा प्राइस फार्मर्स को मिलनी चाहिए। इसलिए वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर कुछ सेलेक्टेड कमोडिटीज के लिए निर्धारित करती है। उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में प्राइस फ्लोर। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगी या नीचे होगी बताइए? हितेश? हाँ, यहाँ काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। इसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उन्हें लगता है ये तो और मिनिमम होगी, कम होगी, ऐसा नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम कहते हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर का मतलब कि इससे नीचे प्राइस नहीं जा सकती और ये प्राइस फ्लोर हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर निर्धारित किया जाता है और इसे एक हमारे यहाँ पर हम इसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। तो प्राइस फ्लोर आपकी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में या ऐसी कमोडिटीज में जिसमें गवर्नमेंट चाहती है प्राइस इसकी मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा रहे, तो उसके लिए एक प्राइस फ्लोर बना दिया जाता है। इससे नीचे तो प्राइस जाएगी नहीं, मिनिमम इतनी रहेगी, इससे ऊपर जा सकती है। ऊपर तो जाएगी नहीं क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे ही है, यानी इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगी। वास्तव में अगर होती तो नीचे ही है, इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे होती, लेकिन प्राइस फ्लोर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर बना दिया जाता है। इसे कहते हैं प्राइस फ्लोर। जैसे हमारा जिस फर्श के ऊपर हम बैठे हैं उसको प्राइस फ्लोर बोलते हैं, इसलिए प्राइस फ्लोर यानी कि हम इससे नीचे नहीं जा सकते। इसी प्रकार कुछ चीजों में गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पर वो प्राइस जो मार्केट डिसाइड करेगा उसकी तुलना में गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार ये चीजें तो एसेंशियल हैं, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी, जैसे कि आपका ये रेंट रेंट कंट्रोल,
इन केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से भी नीचे एक प्राइस तय कर देती है और उस प्राइस को कहा जाता है प्राइस सीलिंग। सीलिंग यानी कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, ये आपकी छत हो गई। इसके ऊपर आपका पंखा लग रहा है ना, सीलिंग फैन, उसको कहते हैं सीलिंग। तो ये प्राइस सीलिंग तय कर ली जाती है। ये जो प्राइस सीलिंग होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होती है, नीचे होती है। ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मार्केट रिजल्ट्स इन प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग। द प्राइसेस आर सेट रेस्पेक्टिवली। तो प्राइस फ्लोर के अंदर कहां होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर, और प्राइस सीलिंग के अंदर प्राइस कहां होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे। तो आपका आंसर क्या होगा, अबव एंड बिलो। तो आपका आंसर हुआ ए, अबव एंड बिलो। ठीक है, अबव एंड बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। तो यही आपको बताना था मुझे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व elasticity एट इट्स मिड पॉइंट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मिड पॉइंट पर अगर एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, उसके मिड पॉइंट पर elasticity कितनी होगी बताइए, इक्वल टू 1। हाँ, और उसके ऊपर वाले पॉइंट्स पे क्या होगी, और नीचे वाले पे less than। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर रहा है तो उसके ऊपर ये नियम लागू होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी का। लेकिन अगर एक कर्व शेप डिमांड कर रहा है, जैसा कि हम जनरली पढ़ते हैं, क्या उसके ऊपर भी ये नियम लागू होता है, उस पे ये नियम लागू नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि कर्व शेप डिमांड कर कह रखा है, आप उसके मिड पॉइंट पे ऐसे ही बना दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये केवल उसी के ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, एक वस्तु की कीमत गिरती है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता का कुल खर्चा, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी डैश 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 व्हेन ई इज ग्रेटर देन 1, डैश 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 व्हेन ई इज इक्वल टू 1 एंड डैश 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 व्हेन ई इज लेस देन 1। यानी कि ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अगर प्राइस कमोडिटी की गिर जाए, कम हो जाए, तो और इलास्टिसिटी ज्यादा हो, इलास्टिक कमोडिटी हो, ई इज ग्रेटर देन 1 हो, और प्राइस क्या हो रही है आपकी, गिर रही है। डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, और प्राइस क्या हो रही है, गिर रही है। तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर क्या होगा बताइए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे में अगर इलास्टिसिटी 1 है तो क्या होगा, अनचेंज रहेगा। और अगर लेस देन 1 है, इन इलास्टिक डिमांड है, तो क्या होगा, राइज, अनचेंज, फॉल, फॉल, बताए बताए आराम से, अभी कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर इनइलास्टिक डिमांड है और प्राइस कम हो गई, तो फॉल होगा ना। तो कौन सा आंसर क्या है आपका, हम्म, चित्रा जी आपके हिसाब से, या सं, संजय, क्यों फॉल, फॉल होगा, इज ग्रेटर देन 1 पे फॉल हो रहा है क्या, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं बताइए आप। ई, ए सही है, बी सही है, बताओ। सब सभी देखो, सभी जने हर हर जने एक जैसा करेंगे तो आगे देखो, क्वेश्चन के आंसर अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि 7 इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं होगा कि 7 इकोनॉमिक्स में लेंगे तो 8 आंसर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर तो एक ही आएगा ना आपको। नहीं, ठीक है, तो राइज, अनचेंज एंड फॉल। ठीक है,
इसको वापस समझिए अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो। हम कह रहे हैं कि डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है कि अगर प्राइस घटेगी, थोड़ी सी प्राइस घटा दी मैंने 1 रुपए से, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, 50 से सपोज 100 हो गई डिमांड बढ़ के, तो उसकी इसमें आपका एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया ना, राइज होगा। फिर दूसरा हम कह रहे हैं कि डिमांड कैसी हो, इन इलास्टिक हो, ई इज लेस देन 1। उस केस में अगर आपने प्राइस को घटाया है तो आपकी डिमांड ज्यादा परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए फॉल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्रॉस elasticity of substitutes and complementary commodities are। ये क्वेश्चन क्या है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों कमोडिटीज की जो क्रॉस elasticity, तो क्रॉस elasticity स्थापन वस्तुओं में क्या होती है और कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं में कैसी होती है बताइए। पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, क्या होगी बताइए। स्थापन वस्तुओं के लिए क्रॉस elasticity, स्थापन वस्तुओं के लिए पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा बताएं। हाँ, और कोई कुछ कहना चाहता है? जैन साहब जुड़े हुए हैं आप, इकबाल जी, मोहम्मद जी, चित्रा मैडम, डी, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ इकबाल जी, चलिए और कोई है जो कुछ और बताना चाहता है इसमें? विक्रम जी बताओ। चलिए, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, डी। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका elasticity ऑफ सप्लाई कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये तो सिंपल है, E इज इक्वल टू 1, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, E इज इक्वल टू 1। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। ये अपने साथ और कौन जुड़े हैं, पुनीत जी, मोहित जी वगैरह है ना नए नए, ये आप सॉल्व करके बताइएगा ये क्या होगा बताओ। एक डिमांड का दे रखा है, ए इज इक्वल टू पी टू द पावर माइनस बी, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बताइए। नहीं निकल रही है आपकी, डी क्यू बाई डी पी निकालिए, मल्टीप्लाई बाय पी बाई क्यू करिए। देखिए ये आपका है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इतना अगर कोई नहीं निकालना चाहता है तो मैं बताता हूँ, इस कॉप डगलस जैसे प्रोडक्शन फंक्शन होता है वैसे ही डिमांड फंक्शन है। इस केस में हमेशा ध्यान रखिए, इसकी जो ऊपर पावर दे रखी है वही इसकी इलास्टिसिटी होती है, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, माइनस बी होगी। आप निकाल के चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ये आपकी इलास्टिसिटी माइनस बी होगी। मैंने आपको एक बुक शेयर कर रखी है, सेल्वेटोर, डोमिनिक सेल्वेटोर की माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, पीछे ही पीछे जाके आप देख लीजिए, माइनस बी उसमें सॉल्व कर रखा है इसको। अब अगर सॉल्व करना चाहें तो डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू करके इसको सॉल्व हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा, माइनस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये भी, कि आप में से कोई मुझे ये बताएं कि अगर मैं जैसे ये बात करता हूं कि मोबाइल की डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी, और एक मैं कहता हूं कि नहीं मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड लेना चाहता हूं, एप्पल का मोबाइल, तो एप्पल के मोबाइल की प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या जनरल मोबाइल की प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी? मोबाइल की प्राइस इलास्टिसिटी की तुलना में एप्पल, या एप्पल के मोबाइल की प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी?
एप्पल के मोबाइल की प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। 2 लोगों ने इसके ऊपर वोट किया है। लग्ज़रियस गुड और बताएँ? हितेश बताओ तुम? और कोई बताना चाहता है? संगीता जी बताइए? देखिए, ये यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कोई एक कमोडिटी स्पेसिफिक ब्रांड कमोडिटी, कोई ब्रांड है उसका और एक जनरल, जनरल का मतलब जैसे कि मैं आपसे बात करूँ कि मैं नाइक के शूज़ की प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या शूज़ की प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी? और इसका लॉजिक आपको देना है, लॉजिक भी आप बताएँगे, ऐसा नहीं, एक ने तो अभी लॉजिक बताया कि सर एक लक्ज़रियस कमोडिटी होने के कारण है। लॉजिक क्या है इसके पीछे? कोई बताना चाहेगा? मोहम्मद जी? हाँ, लक्ज़रियस गुड तो आप बता ही रहे हैं और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, बताएँ कुछ? कम हो, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें कम? रीज़न बताओ, कुछ भी सही हो सकता है, मैं हुँ, 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 हुँ। नहीं, नहीं, उसमें तुम क्या कर रहे हो, उसमें तुम हितेश मान के चल रहे हो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर ही बात कर रहे हो तुम। हम सबकी भी बात कर रहे हैं, यहाँ ऐसा कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बात नहीं कर रहा है कि इनकम लेवल की बात ही नहीं कर रहा है, तो सबके अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। तो आंसर क्या होगा? चलिए, नहीं आपका आंसर सभी का सही है, ग्रेटर होगा, लेकिन आपका कांसेप्ट इसमें क्लियर नहीं है। इसमें कांसेप्ट आपको लग्ज़री गुड और ऐसा नहीं लगाना, देखिए इसमें सिंपल सा कांसेप्ट है, 2 चीज़ें हैं, एक मेरे पास जब मैं ब्रांड की बात करता हूँ, किसी भी चीज़ के ब्रांड जैसे कि मैंने अभी नाइकी के शूज़ की बात की या एप्पल के मोबाइल की बात की या फिर डेल के लैपटॉप की मैं बात करूँ, तो किसी भी चीज़ में जब आप ब्रांड की बात करते हैं, तो ब्रांड के केस में आपके पास ल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटी अवेलेबल है। इस कारण से उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके केस में जैसे ही उसकी प्राइस थोड़ी-सी बढ़ाई जाएगी, लोग उसके सब्स्टिट्यूट उसके उनके पास अवेलेबल है, तो वो उन सब्स्टिट्यूट्स पे चले जाएँगे। तो जब आप केवल पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें, तो उनके पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होने की कंडीशन में, वो सब्स्टिट्यूट के कारण से उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जबकि एक जनरल कमोडिटी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट क्या होंगे बताइए? क्या मोबाइल का आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट है? आप कहेंगे नहीं, मोबाइल का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल है। क्योंकि वहाँ मैं पर्टिकुलर मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मोबाइल का चूँकि मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए उसकी डिमांड इनएलास्टिक होगी। लेकिन एप्पल के मोबाइल का सब्स्टिट्यूट है, इसलिए उसकी डिमांड इलास्टिक है। इस कारण से हम कहेंगे कि एप्पल के मोबाइल की जो प्राइस इलास्टिसिटी वो ग्रेटर देन होगी जनरल डिमांड से। तो ये एक जनरल रूल है, सामान्य नियम है। कोई भी जनरल कमोडिटी की तुलना में उसकी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है, कि अगर मैं कहूँ कि ए और बी की यूटिलिटी सेम है, 100 है, यूटिल्स है, इसका क्या मतलब आप समझते हैं? क्या ये कार्डिनल है या ऑर्डिनल है या दोनों हैं या नन ऑफ दीज़? कौन बोल रहे हैं? हाँ, मोहम्मद जी, इसमें मापा गया है और दिख भी रहा है। यूटिलिटी को यूटिल्स में मापते हैं, माप भी रखा है, ए की यूटिलिटी, बी की यूटिलिटी दोनों यूटिल्स बराबर हैं, 100 के बराबर हैं, है ना? इसलिए हम कहेंगे कार्डिनल है।
अब आप में से एक कोई बोल रहा है बोथ, कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, संगीता जी, क्यों बोला आपने? तो उससे क्या हो गया? बोथ कैसे हो गया? ऑर्डिनल और कार्डिनल का क्या मतलब समझते हैं आप? नहीं, कार्डिनल और ऑर्डिनल इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ना आपके सिलेबस में देखिए, जब आप सिलेबस खोलते हैं पेपर नंबर 1 के अंदर पहला पहला पॉइंट ही लिखा है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल वाला, तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस लिख रहेगा फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। क्या मतलब इनका? वेरी गुड। हाँ, हाँ। यानी आप उसको मेज़र नहीं कर रहे हो। ऑर्डिनल के केस में हम मेज़र नहीं करते हैं, हम उनकी सीक्वेंस देते हैं। है ना? जब भी देखिए ये चीज़ ऐसी है कि सपोज़ मैंने आपको कोई चीज़ ऐसी पूछी जिसको कि आप मेज़र नहीं कर पाते हैं। है ना? देखिए सिंपल सा है ये जब भी है क्योंकि आप लोग सभी इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, स्कूल में आप लोगों को ये कांसेप्ट पढ़ाना पड़ता है इस बच्चों को। तो आप उनको ये बताइए कि कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए क्या चाहिए हमें? मेज़रिंग टूल चाहिए। जैसे कि सपोज़ मुझे हाइट मापनी है, तो मेरे पास एक फीता होना चाहिए ना? और मेज़रिंग टूल कैसा होना चाहिए? मेज़रिंग टूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीता मैं अपने आप बड़ा छोटा, छोटा बड़ा करता रहूँ। रबर जैसा नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। जैसे आपको कोई भी चीज़ मेज़र करनी है, तो उसके लिए आपके पास एक मेज़रिंग टूल होना चाहिए, जैसे स्केल। स्केल से मैं लंबाई माप लूँगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे इंडिया में 1 सेंटीमीटर ये मानेंगे और वहाँ पे अमेरिका में जाके 1 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो सब जगह एक जैसा रहेगा और वो रबर जैसा नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। स्केल आपका फिक्स होना चाहिए। तो हम इसको कहते हैं मेज़रमेंट को यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, वो आपका कार्डिनल एनालिसिस कहलाता है। अब हमें इकोनॉमिक्स में जबकि हमें पता है हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हमें कार्डिनल एनालिसिस की क्या आवश्यकता है? क्यों ज़रूरत है कार्डिनल एनालिसिस की? कहाँ पे कार्डिनल एनालिसिस यूटिलिटी यूज़ की जाती है? आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ाया भी है आपको। जब भी हम इकोनॉमिक्स में चॉइसेस अंडर अनसर्टेनिटी की बात करेंगे, वहाँ पे हम कार्डिनल यूटिलिटी से मेज़र करते हैं, ध्यान रखिए। चॉइसेस अंडर अनसर्टेनिटी में कार्डिनल यूटिलिटी यूज़ होता है। अदरवाइज़ आप सब जगह ऑर्डिनल एनालिसिस की बात करते हैं, वहाँ आप केवल ऑर्डर देते हैं, क्रम देते हैं। क्रम मतलब कि आप बताते हैं कि मेरे को ये ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, ये ज़्यादा लेकिन आप ये नहीं बताए ये इससे कितना ज़्यादा पसंद है। यानी कि वहाँ आप मेज़र नहीं कर रहे हैं, सीक्वेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा बताइए? अब ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैंने क्यों लिया? जब भी आप देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को कार्डिनली मेज़र करते हैं, तो उसमें क्रम तो अपने आप आ गया। आया कि नहीं आया? अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने ए और बी ह ह 100-100 कर दी। अगर मैं कहूँ ए 10 है, बी 15 है, तो ऑटोमैटिकली जैसे ही आप किसी को कार्डिनली मेज़र करते हैं, जैसे कि सपोज़ मैंने एक बच्चे की हाइट बताई आपको 5 फुट और दूसरे की बताई 6 फुट। तो जब भी मैंने किसी चीज़ को कार्डिनली मेज़र किया, ऑर्डिनल मेज़रमेंट ऑटोमैटिक हो जाता है उसका। यानी कि आप क्रम दे सकते हो। कार्डिनल करते ही क्रम देना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ कार्डिनल है वहाँ ऑर्डिनल तो है ही है, लेकिन जहाँ ऑर्डिनल है वहाँ कार्डिनल नहीं है। अगर मैंने किसी चीज़ को मैंने सीक्वेंस दे दी क्रम, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ कार्डिनल भी है, लेकिन मैं उनका मेज़र नहीं कर सकता। सपोज़ जैसे कि आपने जो पूछे हैं कि सर आपको माइक्रो और मैक्रो में से ऑर्डर देना है, माइक्रो, मैक्रो, पीएफ और इंटरनेशनल। तो मैं कहूँगा नहीं मैं इनको ऐसे जमाता हूँ माइक्रो, मैक्रो, पीएफ, इंटरनेशनल। ठीक है? आप में से मैं अगर पूछूँ तो संगीता जी कहेंगे नहीं सर मेरे लिए पीएफ, इंटरनेशनल, मैक्रो, माइक्रो ये मेरा क्रम है। आप में से इकबाल जी कहेंगे नहीं सर मेरा क्रम है मैक्रो, माइक्रो, देन पीएफ एंड देन इंटरनेशनल। इसमें हम केवल क्रम जमा रहे हैं। तो यहाँ जब भी मैं ऑर्डिनल एनालिसिस की बात करूँगा, वहाँ केवल मैं क्रम की बात कर रहा हूँ। वहाँ मैं कौन किससे कितना ज़्यादा है, वहाँ पे हम यूटिल्स नहीं आएँगे। तो
लेकिन जब हम कार्डिनली किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें ऑर्डर तो ऑटोमैटिक आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ, ध्यान रखिए। लेकिन अगर यही को मैं आपको कहूँ कि आपने ऑर्डर दे दिया, तो ऑर्डर देने का मतलब ये नहीं कि आपने वहाँ मेज़र भी कर दिया। कौन किससे कितना ज़्यादा है वो नहीं बता पाएँगे आप। सर आप माइक्रो को कितनी यूटिलिटी ज़्यादा दे रहे हैं वो थोड़ा ना बता रहा हूँ मैं। आपको केवल मैं बता रहा हूँ कि मेरी माइक्रो, मैक्रो मेरा क्रम ये है, माइक्रो, मैक्रो, पीएफ, इंटरनेशनल। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सर को माइक्रो, मैक्रो से 50 यूटिल्स ज़्यादा पसंद है या उपयोगिता ज़्यादा मिलती है पढ़ने से, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो जब मैं ऑर्डिनल की बात करूँगा तो वहाँ कार्डिनल नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन जब भी मैं कार्डिनल की बात करूँगा वहाँ पे ऑर्डिनल ऑटोमैटिकली आ जाता है। तो इसलिए आपका इसका आंसर होगा बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लॉ है, अगर शायद आप में से किसी ने पढ़ा हो, वालरस का लॉ है। किसी ने पढ़ रखा है क्या ये नियम? और ये कहाँ यूज़ होता है? वेरी गुड। देखिए, वालरस का जो लॉ है वो हम उसमें जो आपका जनरल इक्विलिब्रियम है उसके अंदर, सामान्य संतुलन के अंदर हम पढ़ते हैं। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि आपको एक मार्केट की चिंता नहीं करनी है। बस इतना सा लॉ, ये इंग्लिश में इतनी सारी रामायण लिख रखी है, इसका मतलब यही है कि अगर आपके यहाँ पर देश के अंदर 10 मार्केट हैं, तो आपको एक मार्केट की चिंता नहीं करनी, नो की आप बात करिए बस। नो की मार्केट के अंदर डिमांड बराबर सप्लाई हो गई, तो 10वें में तो अपने आप हो जाएगी। इतना सिंपल सा नियम है ये। तो इसीलिए ये कहता है वहाँ पे हम किसी एक मार्केट को छोड़ देते हैं वहाँ पे, जैसे कि बॉन्ड मार्केट हुआ उसको आप नहीं भी करें तो दिक्कत नहीं है, अगर दूसरे सारे मार्केट के अंदर डिमांड बराबर सप्लाई है, तो बॉन्ड मार्केट में भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। यही वालरस नियम है जिसको कि हम सामान्य जो संतुलन अभी मैडम बता रही थी उसमें हम यूज़ करते हैं। तो लॉ आप क्या कहेंगे? दिस लॉ इज़ ट्रू एंड प्रपोज्ड बाय वालरस। ये वालरस का ही नियम है। नेक्स्ट लीजिए हम। ये भी वापस आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल पे है। कार्डिनल यूटिलिटी मेजर्स बोथ वेलफेयर लेवल्स एंड डिफरेंसेस, बट ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में डायरेक्शन ऑफ द वेलफेयर डिफरेंसेस कैन बी मेजर्ड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस कांट बी मेजर्ड। दूसरा है कार्डिनल यूटिलिटी इज कन्वीनियंट इन डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी एंड ऑर्डिनल इज एडिक्वेट इन डिसीजन अंडर सर्टेनिटी। तो मुझे तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, कार्डिनल के अंदर हम वेलफेयर लेवल को भी माप लेंगे और डिफरेंस को भी माप लेंगे। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर डिफरेंसेस की डायरेक्शंस को देखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना डायरेक्शंस कैसी है, माइक्रो, मैक्रो, पीएस, इंटरनेशनल, कुछ ही की डायरेक्शन अलग जा रही है। लेकिन मैग्नीट्यूड को नहीं मापा जा सकता। तो यही बता रहे हैं इसके अंदर। तो दोनों ही आपके ट्रू हैं। और अनसर्टेनिटी की कंडीशन में हम कौन-सा यूज़ करते हैं? कार्डिनल, जहाँ पे हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं, और ऑर्डिनल को आप कब यूज़ करते हैं? सर्टेनिटी के केस। तो बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपनसेटेड डिमांड कर्व। आप में से किसी ने पढ़ा है कंपनसेटेड डिमांड कर्व? आपके सिलेबस में है इसलिए लिया है ये क्वेश्चन। कंपनसेटेड डिमांड कर्व, ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटेड डिमांड कर्व। कोई कोई जानता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व? क्षतिपूर्ति, कंपनसेटेड क्षतिपूर्ति पढ़ रखा है ना सभी ने? हाँ, तो कंपनसेटेड डिमांड कर्व के 2 स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, आपको पूछ रहा हूँ दोनों सही है, गलत है? एक सही है, एक गलत है, क्या है? Compensated demand curve for normal commodity is less elastic than ordinary commodity, ordinary demand curve। क्या ये less elastic होता है? और दूसरा, on compensated demand curve real income is kept constant। क्या इसके ऊपर real income constant रहती है? चलिए इनको तो क्या करिए compensated demand कंपस दोनों दोनों सही है। कंपनसेटेड डिमांड कर्व ज़्यादा आपका कम इलास्टिक होता है, ज़्यादा ढाल वाला होता है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ ढाल लिखूँगा तो ज़्यादा ढाल हो जाएगा, अभी यहाँ लेस इलास्टिक है। और दूसरा ये कम डिमांड कर्व, इसके ऊपर रियल इनकम कांस्टेंट रहती है। एक और तीसरा मैं चाहता था इसमें जोड़ सकता था,
कंपनसेटेड डिमांड कर्व के अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही होता है, इनकम इफेक्ट हटा दिया जाता है। आप यहाँ से इनकम इफेक्ट को हटा देते हैं, तब ये डिमांड कर्व बनता है, उसको हम कंपनसेटेड डिमांड कर्व कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ आर ट्रू। ठीक है? आज के लिए इतना सफिशिएंट है आपके? 1 घंटा हो गया हमारा। कुछ यूनिक क्वेश्चन आपको लगे? लगे? ठीक है, चलिए। ये कुछ आपके सिलेबस को कवर कर दिए, इसमें पहले हमने स्मॉक बैंडवैगन वगैरह वेवलेन इफेक्ट कर दिया। अब मैं इसको इसी प्रकार से धीरे-धीरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बेस पर आपका पूरा सिलेबस कवर करूँगा, है ना? जो-जो चीज़ें छूटी है वो भी बीच में आ जाएगी नेक्स्ट टाइम तक हो जाएगा। चलिए, ओके गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।